आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने बयानों के चलते विवादों में रहें लेकिन खबरों में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मेरे साथ हैं और आज इनसे उन तमाम विवादों के बारे में बात करेंगे जिन विवादों को लेकर जम्मू के लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ अलग अलग तरीके से संवाद कर रहे हैं। संवाद का तरीका कोई भी हो सकता है मगर संवाद ही है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि संवाद हो रहा है आपके साथ, ये संवाद आपको ठीक लग रहा है कि जम्मू का युवा जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज अगर आपको लेकर कोई वीडियो बन रही है, आज अगर आपके ऊपर कोई कटाक्ष किया जा रहा है, बुरा लग रहा है? देखिए, संवाद करना डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि वो उस लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी राय एक डिसेंट मैनर में, एक डिसिप्लिन मैनर में वो रख सकता है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर किसी को किसी विषय पर किसी भी तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है और संविधान के दायरे में रहकर विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई अपनी राय, अपने विचार, अपना मत प्रकट करता है तो ये उसका हक है और ये संवाद चलना चाहिए। इस संवाद से समाज के अंदर और लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत सारे बदलाव आते हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे व्यक्ति सीखता है, इससे व्यक्ति समाज के अंदर चल रहे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए मैं हर प्रकार के संवाद का वेलकम करता हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने अभी कहा कि आप हर प्रकार के संवाद को वेलकम करते हैं, रविंद्र जी आपसे समझना चाहूँगा कि जो वीडियोस वायरल हुई हैं, मैं सीधा साफ तौर पे उसी पर आपसे सबसे पहले सवाल पूछूंगा। जो वीडियोस वायरल हुई हैं किसी भी दूसरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर या उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को लेकर ना संवाद है कहीं, ना उनको लेकर कहीं कोई बातचीत है, ना चर्चा है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई तवक्का है। संवाद से ऐसा नहीं लग रहा कि सारी उम्मीदें और सारी तवक्काएं आप ही से हैं, लेकिन आप युवाओं की उम्मीदों और तवक्काओं पर खरे नहीं उतर पा रहे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि हर मुश्किल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने देश और समाज का काम पूरी ताकत के साथ किया है। जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति आई, देश के अंदर कोई समस्या आई, देश के अंदर कुछ विषय आए या देश दुश्मन ताकतों ने देश की एकता, अखंडता को चैलेंज किया, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना तान कर सामने आया और एक सैनिक की तरह जो अपने देश के लिए लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हमेशा देश हित में लड़ाई लड़ी, भारत माता के तिरंगे झंडे को हमेशा बुलंद रखा, कुर्बानियां दी, शहादतें दी। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार में है और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून में है कि हम देश के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। और इन सभी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से मात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामाजिक विषयों को लेकर काम करती रही है। हमने हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया, हम सरकार में भी रहे। अगर कोलिशन गठबंधन सरकार का हिस्सा हम रहे, उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर कहीं सरकार में रहते हुए भी उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कुछ गलत निर्णय अगर लिए तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने, मैंने स्वयं असेंबली में डट के विरोध किया। हमने कभी इसकी परवाह नहीं की कि गठबंधन सरकार में है। हमने इस बात की चिंता की कि हमारे देश का तिरंगा झंडा कैसे बुलंद रहना चाहिए और इसलिए हर उस पहलू पर, कदम पर हम सरकार में अड़ जाते थे, लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे जहां भारत देश की बात आती थी। हम देश के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार में रहते हुए भी
जहां कभी कोई गलत बयानबाजी दूसरी पार्टी के लोग करते थे तो हम बख्शते नहीं थे उनको। और इसीलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अगर पॉलिटिकल पार्टी के नाते से देखा जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान दिया। समाज की एनजीओज ने बहुत काम किया, सेवा भारती ने किया, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के नाते से एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी थी और आज भी है जो जरूरतमंदों की सेवा, राशन वितरण, बच्चों को, लद्दाख के लोग यहाँ, लेबरर्स, बाहर वाली स्टेट के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं या अपनी स्टेट के जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हर गली मोहल्ले पंचायत वार्ड में जा जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किए, मास्क बांटे, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, हर प्रकार की व्यवस्थाओं में सरकार का सहयोग किया। इसलिए आज समाज को, देश को, नौजवानों को, हर एक को भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही अपेक्षा करते हैं लोग कि हमारी समस्याओं का अगर कोई समाधान कर सकता है, हमें कोई इंसाफ दिला सकता है, हमें जस्टिस कोई दिला सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। रविंदर जी, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करूंगा मैं। जम्मू कश्मीर बैंक में आपने एक बयान दिया, आपने कहा जम्मू कश्मीर बैंक में पहली बार कोई चेयरमैन जम्मू से आया है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे चेयरमैन हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक में जम्मू संभाग से ही, ज़्यादा चेयरमैन जम्मू संभाग से ही रहे हैं। तो आपसे ही समझना चाहूँगा ये बयान देने की ज़रूरत क्या थी? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर आप पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, पहली बार एक प्रोफेशनल बैंकर को जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया गया जो जम्मू से था। श्री आर.के. छिब्बर साहब वो जम्मू के पहले बैंकर हैं जो जेके बैंक के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले जो बने थे, इससे पहले जो बने थे, आप वो सारी डिटेल्स निकाल लीजिए, उनमें से अधिकांश लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग थे। कोई वित्त मंत्री के नाते से जेके बैंक का चेयरमैन था, कोई एनसी कांग्रेस पीडीपी का बड़ा नेता था तो उसको पॉलिटिकली पैट्रोनेज देने के लिए जेके बैंक के अंदर वहां चेयरमैन लाया गया। किसी भी प्रोफेशनल बैंकर को कभी भी जो जम्मू का रहने वाला हो उसको जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन नहीं बनाया गया। इससे पहले जिन लोगों को बनाया वो पॉलिटिकल लोग थे। अगर श्री गिरधारी लाल डोगरा जी को बनाया गया तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंधित थे और वित्त मंत्री रहे। अगर यहां त्रिलोचन दत्त जी को बनाया गया तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आप जितने भी प्रोफेशनल बैंकर जो जेके बैंक के अंदर काम करते थे और जिनको मेरिट के ऊपर, मैंने ये बोला था मेरिट के ऊपर जेके बैंक का जम्मू का प्रोफेशनल बैंकर चेयरमैन पहली बार बना है और वो है श्री आर.के. छिब्बर साहब, जो अपनी मेहनत, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज के दम पर बने हैं और फर्स्ट बैंकर ऑफ जम्मू रीजन that has reached to such an position in JK Bank, who became the chairman of prestigious Jammu Kashmir Bank. Otherwise, see the list of all the chairmans, you could not find a single professional banker who hails from Jammu region and was elevated to the post of chairman of जेके बैंक। आज तक किसी जम्मू के प्रोफेशनल बैंकर को जेके बैंक का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। और जो लोगों को बनाया गया है ये सब, इसमें से अधिकांश पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थी। ये कोई किसी की क्षमताओं को देखते हुए किसी आम व्यक्ति को तक नहीं पहुंचने दिया गया।
और इसके बरक्स आप कश्मीर घाटी से देखिए, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो कश्मीर घाटी से हैं, जो प्रोफेशनल बैंकर्स थे और जिनको जेके बैंक का चेयरमैन बनाया। क्या इतने लंबे काल अवधि में जम्मू रीजन से कोई प्रोफेशनल बैंकर नहीं था जो जेके बैंक का चेयरमैन बन सकता था? बहुत थे, बहुत लाइक, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत ऐसे थे जिनको, जो उस पोजीशन के लिए काबिल थे, लेकिन जिनको जबरन रिटायर कर दिया गया, उनको निकाला गया। श्री आर.के. छिब्बर साहब ये पहले ऐसे प्रोफेशनल बैंकर हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने हैं, जो जम्मू से हैं और जो अपनी कैपेबिलिटीज के दम पर, अपनी मेहनत के बल पर वहां पहुंचे हैं 70 साल में। और या पहले आज तक ऐसा नहीं होने दिया गया। पॉलिटिकल अपीजमेंट होती थी या जम्मू के जो प्रोफेशनल लोग थे उनको जबरन वहां से रास्ते से हटा दिया जाता था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार आई, यहां गवर्नर साहब का रूल लगा, तो जम्मू का एक बहुत पढ़ा लिखा, मेहनती, कैपेबल श्री आर.के. छिब्बर साहब जेके बैंक के चेयरमैन बने, अपनी दम पर बने। उनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार होती तो श्री आर.के. छिब्बर साहब या अन्य कोई जम्मू का कभी जेके बैंक का चेयरमैन नहीं बन सकता था। जैसे आपने कहा कि आर.के. छिब्बर जेके बैंक के चेयरमैन बने हैं, अपनी काबिलियत के बलबूते बने। एक और कंट्रोवर्सी आपने खड़ी की, वो कंट्रोवर्सी आपने ये खड़ी की कि एक तरफ आप जैसे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को लेकर कहते हैं कि वो जम्मू संभाग से हैं और अपनी काबिलियत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अभी बी.आर. शर्मा आए हैं, मेंबर्स की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। क्या आशा, क्या उम्मीद करें कि कल जब मेंबर्स की नियुक्ति होगी वो भी काबिलियत के बलबूते पर होगी, या इस बार फिर वो यही होगा कि 2 लोग जम्मू से लेने हैं, 2 लोग कश्मीर से आएंगे, एक लद्दाख से और एक कहीं कलकत्ता से लाना पड़ेगा? सरकार में ईमानदारी और जो कैपेबल लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदार, सच्चे और मेहनती, देशभक्त लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो चोर होंगे, जो बेईमान होंगे, जो गद्दारी करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या जब मैंने ये कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई बदलाव आएगा? पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसमें भी आप जो चेयरमैन्स बने हैं इनकी एक लंबी लिस्ट है। पिछले 40 साल की लिस्ट निकाल लीजिए, पिछले 40 सालों की लिस्ट निकाल दीजिए, आपको उस 40 साल में कोई जम्मू का एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना हो। और आज एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, ऑल इंडिया सर्विसेज के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, स्टाफ सर्विस कमीशन के जो ऑल इंडिया लेवल के अंदर जो उसके चेयरमैन थे, और स्टाफ सर्विस सिलेक्शन जो पूरा देश का काम देखता है, एसएसआरबी के तहत जो हमारी रिक्रूटमेंट्स होती हैं या जो नेशनल वाइड रिक्रूटमेंट्स होती हैं, आप देखिए उसका अगर कोई व्यक्ति एक हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचा, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन तभी बना जब यहां ईमानदारी से काम हुआ। 40 साल के इतिहास में जम्मू संभाग का कोई व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं बना, नहीं बनने दिया गया। एक और चीज आपसे, एक से एक लाइक इंटेलिजेंट आदमी, मेहनती आदमी, कंपिटेंट आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू रीजन के थे, लेकिन उनको कभी मौका नहीं दिया गया। ये मौका ईमानदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ, आज भी अगर यहां एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार होती तो श्री बी.आर. शर्मा साहब जैसा व्यक्ति कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन नहीं बन सकता था। ये इसलिए बने हैं कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ
काम हो रहा है, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं। रीजन और रिलीजन को हम कभी किसी व्यक्ति की कंपिटेंसी में रोड़ा नहीं मानते हैं। जो ईमानदार है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि पहली बार चाहे जेके बैंक के चेयरमैन हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो, बहुत ही कंपिटेंट व्यक्तियों को ये जिम्मेवारियां दी गई हैं, जो क्रेडिबिलिटी वाले व्यक्ति हैं, इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया, सबको जस्टिस दिया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। और जो प्रोफेशनल आदमी हैं, चाहे आर के छिब्बर साहब हों, वो पहले ऐसे जम्मू रीजन से एक डोगरा व्यक्ति हैं जो जेके बैंक के चेयरमैन बने हैं, जो फर्स्ट बैंकर हैं, बैंकर। इससे पहले वाले तमाम जो लोग थे वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज वाले लोग थे और वो पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता थे। और बीआर शर्मा साहब जो यहां पीएससी के चेयरमैन बने हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। और ऑल इंडिया लेवल के जितने भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की कमेटीज होती हैं, उनके वो मेंबर थे। इसलिए ये दोनों व्यक्ति आज अगर प्रेस्टिजियस पोजीशंस पर बैठे हैं, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने दम, ईमानदारी के साथ बैठे हैं। लेकिन इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत, इनकी देशभक्ति, इनकी सच्चाई, इनकी अच्छाई, इनकी इंटीग्रिटी तभी काम आई जब मोदी सरकार थी। और अगर एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों की सरकार होती, ना आर के छिब्बर साहब जेके बैंक के कभी चेयरमैन बनते और ना ही कभी बीआर शर्मा साहब को मौका ये लोग देते, क्योंकि ये उन लोगों को मौका देते थे जो लूट खसूट करें, जो भाई भतीजावाद करें, जो बैक चैनल वहां रिक्रूटमेंट करें और उसके बाद जम्मू के अंदर एजिटेशन होती थी, चाहे डॉक्टर्स की लिस्टें निकलती थी, चाहे लेक्चरर्स की, केएस की, केपीएस की, रविंद्र जी हर जगह घोटाला होता था। और जेके बैंक के अंदर इसलिए पॉलिटिकल पैट्रोनेज दी जाती थी कि दोनों हाथों से जेके बैंक को लूटो, अकाउंट्स को एनपीए करो। कोई सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कभी वित्त मंत्री रहे हों, उनके बेटे और उनके परिवार वालों को पकड़ पकड़ के आज एंटी करप्शन ब्यूरो जेल भेज रही है? किस लिए? ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने दोनों हाथों से जेके बैंक को भी लूटा है। और यहां सर्विस सिलेक्शन, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी धांधलियां की हैं। जम्मू की एक लेडी है, हमारी बहन, जो 2004 के अंदर जिसने डेंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट टॉप किया जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जब इंटरव्यूज हुए उसको अगर 27 नंबर होते तो सिलेक्शन होती, उसको 26 नंबर दिए गए 120 में से, 200 में से। ये धांधलियां हुई हैं। रविंद्र जी, एक दूसरी तरफ आऊँगा। अजय भारती की शहादत अनंतनाग में होती है। उसकी शहादत के बाद आपने भी बयान दिए, कांग्रेस के नेताओं ने भी बयान दिए, लेकिन आपने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक सनातन धर्म सभाएं हैं बहुत सारी, और मैं बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्टों के नाम ले सकता हूं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें थर्ड परसेप्शन है, लेकिन किसी को आपने एक पीएसओ पकड़ाया हुआ है और राजनीतिक बुनियादों पर पीएसओ दिए जाते हैं। और अगले जो आपका नेता है, नेता का राजनीतिक वेट देखकर जो है पीएसओ दिया जाता है, उसका काम देखकर, उसका कार्य देखकर, क्षेत्र देखकर पीएसओ नहीं दिए जाते। अजय भारती के साथ भी यही हुआ। क्या आपकी पार्टी के कारण राजनीतिकरण हो रहा है पीएसओ का, या कांग्रेस के समय में वो कर रहे थे, आज आप कर रहे हैं? श्री अजय पंडिता जी जो कश्मीर घाटी के अनंतनाग के डोरू क्षेत्र के से सरपंच चुने हुए थे, उनकी निर्मम हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है। ये बिल्कुल, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मुझे सिक्योरिटी पे पूछना है, इस पर बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया, आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन मामला है वो तमाम लोग जो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में रहते हैं, बांडीपुरा में, जम्मू में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं जिन्हें वाकई थर्ड परसेप्शन है। लेकिन क्या जरूरी है कि हम एक दूसरे
धर्म को लेकर बयान दे दें, कोई ऐसे बयान देने शुरू कर दें कि रातों रात हमको सिक्योरिटी मिल जाए कि इनको दे दो। लेकिन जो आपका कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा है, वो कांग्रेस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का है, आप क्या कहेंगे कि क्या राजनीतिकरण होना चाहिए कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी का? श्री अजय पंडिता जी की जो बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, बहुत निंदनीय अपराध और गुनाह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। पिछले 35 वर्षों में वो लगातार डोरू के अपने पंचायत हल्के में रह रहे थे और वो एक भाईचारे की मिसाल थे, एकमात्र परिवार था। और जब उन्होंने सरपंच का वहां चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के जीत के आए, और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल पेश हुई कि एक परिवार मात्र उस क्षेत्र में है और वो वहां सरपंच जीत के आया है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी एग्जाम्पल्स दी गई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई, इंसानियत का कत्ल हुआ। पूरा देश को इस बात की तकलीफ है कि यह मानवता का, इंसानियत का कत्ल हुआ है। यहां तक बात है सुरक्षा की, तो मेरा यह मानना है कि कश्मीर घाटी के अंदर या डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ जैसे, रियासी, रामबन जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ऐसे क्षेत्रों में चाहे चुने हुए बीडीसी के चेयरमैन हों, सरपंचीज हों या पंचीज हों, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव वर्कर्स हों, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान यहां डेमोक्रेसी का कत्ल करना चाहता है। सुरक्षा आप डीजीपी के साथ बात करेंगे इसको लेकर? पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी यहां फ्लॉरिश हो। पाकिस्तान चाहता है कि यहां खून खराबा हो, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस की हत्या पाकिस्तान करना चाहता है। और इसलिए बीडीसी के चेयरमैन हों, सरपंचीज हों, पंचीज हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हों, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या बाकी की भी पॉलिटिकल, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और जब बीडीसी के या पंचायतों के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी तब के गवर्नर साहब ने एश्योर किया था कि सभी पंचों सरपंचों को, खासकर कश्मीर घाटी के और आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र के पंचों सरपंचों, बीडीसी के चेयरमैन को सुरक्षा दी जानी चाहिए। और मेरा मानना है कि सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप डीजीपी जे&के से बात करेंगे, गृह मंत्रालय से? मैं जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने ये मामला उठाया है। मैं 2 दिन पहले उनसे, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर हो जिसको थ्रेट है, सरकार उसकी एक, उनके पास जो इंफॉर्मेशंस रहती है, जो असेसमेंट सरकार की तरफ से होती है, जिसके तहत कैटेगराइजेशन होती है, सरकार को उस प्रक्रिया को, पुलिस विभाग को और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी व्यक्ति को थ्रेट परसेप्शन है, या सरपंचीज, पंचीज या बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं हो, ना है, ना हम करते हैं, ना होनी चाहिए। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए ये सारे लोग हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या चुने हुए हमारे सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी के चेयरमैन हो। मेरा कंसर्न है कि इन सबको सुरक्षा होनी चाहिए, ये बहुत लाजमी है। रविंदर जी, आपने बात की टोल प्लाजा को लेकर। रिकॉर्ड खंगाला जाए तो मार्च 2014 में ठंडी खुई, लखनपुर और बन, इन तीनों टोल प्लाजाओं की नोटिफिकेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में इशू की गई। आपने इन टोल प्लाजाओं को फंक्शनल बनाया और ये टोल प्लाजा केंद्र की बाज़ाब्ता एक स्कीम है जिस स्कीम के तहत हुए हैं। आपके समय में जो जिन 2 टोल प्लाजाज की नोटिफिकेशन निकली, वो टोल प्लाजा नाशी टनल के 2 तरफ लगे हुए हैं और कश्मीर में 1 टोल प्लाजा लगा हुआ है। आप सत्य क्यों नहीं लोगों को सीधा है, इसमें किसी भी राज्य के लिए कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप बात करते हैं उखाड़ फेंकेंगे, कैसे उखाड़ फेंकेंगे आप? गृह मंत्रालय आपको यह करने देगा? क्या आपको लगता है कि हाईवे मिनिस्ट्री आपको, रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्ट्री आपको ये सब कुछ करने देगी? आपने पत्र भी लिखा है, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करके आप टोल प्लाजा उखाड़ेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2014 में जब जम्मू कश्मीर में भी
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त लखनपुर, सांबा और बन, जो नगरोटा का टोल प्लाजा है, इसकी मंजूरी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में दी गई। वो ऑर्डर्स इशू हुए, उन ऑर्डर्स की कॉपी हमारे पास है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, जो सरोर का टोल प्लाजा सांबा में लगा हुआ है, जिस जगह के ऊपर लगा है वो जगह बहुत गलत है। सरकार ने नेशनल हाईवेज बनाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया जाता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब सड़कों का निर्माण करती है, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज बनाते हैं, तो कुछ सालों के लिए वहां टोल प्लाजाज लगाए जाते हैं और वो सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी आगे सबलेट करती है, उसको टेंडर करती है, ऑक्शन करती है, और ऑक्शन और बिड डालने वाले जो सक्सेसफुल होते हैं वो NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट्स देते हैं और फिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन सरकारें नेशनल हाईवेज और सड़क निर्माण कार्यों में NHAI करती है। जिस जगह सांबा में, सरोर में ये टोल प्लाजा लगा है, वो जगह बहुत कंजेस्टेड है। टोल प्लाजा यहां लगे हैं, उसकी गाइडलाइन, उसका रूल है कि 4 मिनट से ज्यादा गाड़ी वहां खड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 मिनट से, तो आधा आधा घंटा वहां गाड़ी खड़ी होती है सरोर टोल प्लाजा में। आर्मी की गाड़ियां वहां रुकती हैं, एम्बुलेंसेस हम वहां एम्स बना रहे हैं, तो एम्बुलेंसेस अगर वहां स्टकअप होंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वहां सरोर टोल प्लाजा में एक ड्राइवर की पिटाई की गई, जो गाड़ियां सवारियां लेके जाता था उसके साथ गुंडागर्दी की गई, तब मैंने ये कहा था कि यहां से ये टोल प्लाजा उखाड़ के फेंकूंगा। और मैंने उसका जिक्र केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से किया। लेकिन रविंदर जी इसमें और मैं आपके गडकरी जी से किया। हमारा यह मानना है, सरोर वाले टोल प्लाजे को यहां से उठा के लखनपुर लगा दिया जाए। यहां पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स, जो बाद में हमने खत्म किया। मैंने उसके लिए आवाज बुलंद की थी। जो लखनपुर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता था, वहां जो टोल टैक्स लगता था सीमेंट के ऊपर, सरिये के ऊपर, ईटेबल्स के ऊपर, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बात की थी और मोदी साहब ने लेट श्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब को बोला था और वो पूरे कागज तैयार हुए थे। 800 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को लखनपुर का एंट्री टोल टैक्स वहां जो था वो उसका घाटा हुआ, लेकिन आम लोगों को फायदा हुआ। सीमेंट कम से कम 60 से 80 रुपए एक एक बैग के ऊपर कम हुआ। स्टील जो आयरन है, सरिया, वो सस्ता हुआ। खाने का सामान सस्ता हुआ। वहां के अंदर जो लखनपुर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो टोल लगता था, टैक्स लगता था, वो हमने खत्म किया, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स था। जब GST लगी उसके बाद भी जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां लगा के रखा हुआ था, लेकिन उसके लिए हमने संघर्ष लड़ा। वो जगह है, वहां अलग अलग बूथ बने हैं। अगर सरोर का टोल प्लाजा लखनपुर शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां जगह भी बहुत स्पेस है, पार्किंग की जगह है, गाड़ियों की आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सांबा, कठुआ, जम्मू, इस संभाग के जितने भी लोग हैं, इन जिलों के, इनकी मूवमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्स में, जो सांबा में एम्स बना है, वहां अगर एम्बुलेंसेस में कोई पेशेंट जाएगा इन फ्यूचर, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्मी की मूवमेंट इस इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो होगी वो भी बाधित नहीं होगी। इन सब मुद्दों को देखते हुए मैंने कहा था कि सरोर से इस टोल प्लाजे को उखाड़ के फेंकूंगा और मैं इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। मैंने दोबारा से नितिन गडकरी जी से बात की थी। अब कोरोना वायरस, लॉकडाउन हो गया, वरना कोई ना कोई निर्णय हम लेते। मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूं।
वहीं मंत्रालय के साथ भी लड़ रहा हूं। लेकिन रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, यही टोल प्लाजा राजस्थान में लगे हैं, गुजरात में लगे हैं, वहां की सरकारों ने केंद्र को यह नहीं कहा कि हम उखाड़ देंगे, उन्होंने ये कहा जो यहां के डोमिसाइल हैं, डोमिसाइलों को आप टोल माफ करिए, और जो यहां के डोमिसाइल नहीं है, लोग बाहर से जो यहां आ रहे हैं, उनको आप टोल लीजिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो चीजें पॉसिबल हैं केंद्र से वो मांगने की बजाय वो चीज आप कहते हैं जो कानूनन पॉसिबल नहीं है, कैसे आप पॉसिबल? वहां परेशानी ये है, मैं आपकी इस बात को मानता हूं, डोमिसाइल के लिए टोल माफ करवाने में दिक्कत क्या है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आप पठानकोट से लेके चंडीगढ़ में चले जाइए तो रास्ते में 8 टोल प्लाजाज हैं। बिल्कुल है। आप यहां से चंबा चले जाइए या डलोजी चले जाइए या आप शिमला चले जाइए तो रास्ते में 5-5, 6-6 टोल प्लाजाज हैं। यहां से दिल्ली जाना होगा तो कम से कम 10-12 टोल प्लाजाज हैं। और ये मैंने पहले कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक MOU साइन करना पड़ता है। सड़कें सारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, वो इस टोल के जरिए उस सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करती है और वो टेंडर करती है, बिडिंग करती है, और जो L1 होता है वो उनको सारा अमाउंट करता है, और एक निश्चित अवधि के लिए, एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये टोल लिया जाता है, और उसके बाद ये टोल हटा दिए जाते हैं। ये NHAI का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो गवर्नमेंट के साथ सरफेस रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ वो करते हैं। मैं एग्री करता हूं, ये कानूनी है, इसमें ना तो राजस्थान या क्या नाम महाराष्ट्र सरकार होगी, गुजरात होगी, दिल्ली होगी, पंजाब होगी, हरियाणा होगी, किसी को भी इस पर कोई परेशानी नहीं होती है। हमें सरोर के टोल प्लाजा पर यह परेशानी है, उसकी लोकेशन ठीक नहीं है, वहां आधा घंटा गाड़ियों के जाम लगते हैं, आर्मी की गाड़ियां रुकती हैं। आप इसको दोबारा टेकअप करेंगे गृह मंत्रालय के साथ? मैं तो गृह मंत्रालय के साथ भी करूंगा, श्री गडकरी साहब के साथ भी करूंगा, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये लोकेशन ठीक नहीं। अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जाऊंगा कि इन्होंने कैसे लोकेशन ये सेलेक्ट की। क्या वहां 4 मिनट में गाड़ी आम आदमी की पास हो सकती है? जब 4 आदमी में गाड़ी पास नहीं हो सकती तो उस व्यक्ति को टोल नहीं देना चाहिए। रविंद्र जी, मास प्रमोशन को लेकर युवा आज सड़कों के ऊपर हैं, क्या आपने जो वाइस चांसलर हैं जम्मू की यूनिवर्सिटीज़ के, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे कोई बातचीत की है? मेरे नोटिस में ये विषय कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लाया है। जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मास प्रमोशंस को लेके मेरे से बातचीत की है, और मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से भी इस मामले पर डिस्कशन की है कि इस पर स्टूडेंट्स यूनियन के तमाम जो लीडर्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके वाइस चांसलर साहब एक वे आउट निकालें। स्टूडेंट्स भी इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके जीवन का बहुमूल्य टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया के अंदर इसने दुनिया को चपेट में लिया है। तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसा वे आउट जरूर निकलना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के कीमती समय, कीमती साल बर्बाद ना हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, वो घर में बैठ के ऑनलाइन स्टडीज़, नेट से स्टडीज़, बुक स्टडीज़ करके थीसिस लिखना, अपने नोट्स तैयार करना। हम भी किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई अपने घर में हॉस्टल के रूम में बैठ के करते थे। क्लासेस के अंदर जितनी पढ़ाई होती है उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाई एक स्टूडेंट को अपने घर में करनी पड़ती है। और मेरे को पूरा विश्वास है जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ही लाइक, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर्स हैं, और इवन अगर एग्जामिनेशन भी होता है तो हमारे स्टूडेंट्स टॉप रैंकिंग में उसको क्वालिफाई करेंगे। मैंने वाइस चांसलर साहब से मामला टेकअप किया है, उम्मीद करता हूं कि जल्द इस पर कोई ना कोई वाइस चांसलर साहब, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेगी, और स्टूडेंट यूनियंस और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इस पर कोई ना कोई एमिकेबली डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल। आखिर में 4G के ऊपर क्या कहेंगे अब रविंद्र जी, क्योंकि बड़ी बार आपने 4G के ऊपर कहा, क्या लग रहा है अब आपको, क्योंकि सब इस वक्त जो है बॉल वो गृह मंत्रालय के पास है, कमेटी बननी है, फैसला उनने ही लेना है। अब आम तो बच्चों की धारणा यही हो गई कि जब तक कश्मीर में नहीं 4G आएगा तब तक हमें भी नहीं मिलेगा।
आज का ज़माना, आज के इस युग में इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश स्टडीज़, काम, प्रोफेशंस, जॉब्स, सर्विसेज में इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। आज लॉकडाउन में हमारे बच्चे जो घरों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़, नेट से स्टडी करते हैं। ऐसे में 4G का होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। उसके साथ साथ देश की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन लगातार हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से बहुत कुटिल चालें चली जा रही हैं। ये जो सोशल मीडिया के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, अभी तक 25 के करीब ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके नाम जम्मू के हिंदू लड़कों के नाम पर हैं। किसी का चित्र शहीद भगत सिंह के चित्र रखा हुआ है, किसी ने डीपी, किसी ने तिरंगा झंडा, किसी ने बावे वाली माता का किला और जम्मू के निशान हैं। हिंदू नामों से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे सोशल मीडिया के अकाउंट ऐसे 22-25 जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहे हैं। हमने उनकी डिटेल भी ले ली है, थोड़े दिनों में मैं आपको उनकी डिटेल दूंगा। और सोशल मीडिया के ऊपर ये ज़्यादातर प्रोपेगेंडा ये वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ एक उत्पात मचाना चाहते हैं। जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, देश के लिए, वतन के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हुब्बे वतनी हमारे लोगों में है, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारे नौजवानों ने इस 35-40 साल में जो पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद है बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो जम्मू के भी हैं, कश्मीर के भी हैं। हम उन बहादुर जवानों को सलाम करते हैं और मैं हमेशा सबकी आवाज़ बुलंद करता हूं। इसलिए जब बात 4G की आती है तो भी मैं इसको रेस्टोर करने की बात करता हूं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो मैं अपने लोगों, अपने नौजवानों से कहता हूं कि हमारे लिए देश पहले है, कुछ दिन का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि ऐसी मोडेलिटीज़ फाइनलाइज की जा रही हैं कि जो टेरर फ्री एरियाज़ हैं वहाँ, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी 4G मोबाइल पर दी जाएगी। हालांकि जब हमने 370 हटाया उसके बाद यहाँ मोबाइल, लैंडलाइंस, मोबाइल फ़ोन सब बंद हो गए थे। आज लैंडलाइन भी चलते हैं, मोबाइल भी चलते हैं, BSNL के भी चलते हैं, बाकी कंपनीज भी चलती हैं। साथ साथ घरों में ब्रॉडबैंड और वाईफाई हर घर में चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स की एक क्रेज़ होती है कि मोबाइल पर 4G हो। 2 बच्चियों के आपने गीत देखे होंगे, उन्होंने रामनगर की थी कि असें लाइव किया आना जी, 4G 2G नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैं उनको भी ये कहूँगा कि जब देश की बात आती है तो हम सब मानते हैं, हमारे नौजवान मानते हैं। रविंद्र जी, क्या आपको अब थोड़ा सा दुख होने लगा है कि आप जितने भी, क्योंकि मुझे 14 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए, किसी भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को, मैं स्टेट प्रेसिडेंट की बात नहीं करूंगा, मैंने किसी भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को पत्रकारों के लिए तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों के लिए तो अवेलेबल होते ही होते हैं, वो आम आदमी के लिए इतना अवेलेबल नहीं देखा जितने अवेलेबल आप आम आदमी के लिए हैं। क्या आपको अब ये लगने लगा है कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जिसके चलते आप फेसबुक के ऊपर ट्रॉल हो जाते हैं, लोग आपकी वीडियो बनाते हैं? आपको अब लगने लगा है कि मुझे भी थोड़ा PA एक रख लेना चाहिए, बाहर लोग PA से मेरे टाइम ले लें, फिर मैं 2 दिन के बाद कहूँ जनाब मैं अवेलेबल हूँ, फिर मैं बाथरूम में हो जाऊँ, फिर मुझे मेरे घर आके कोई पूछे तो मैं कहूँ जी साहब अभी बाथरूम में है, फिर वो निकलते ही वहाँ से नहीं थे बाहर? मैं जनता का सेवक हूँ और मैं लगातार, प्रदेश अध्यक्ष ने आधे ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैं जनता का सेवक हूं। जनता के लिए काम करना, जनता की भलाई के लिए लड़ना, अपने लोगों की बेहतरी के लिए संघर्ष करना, अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संघोस्त्व कर्मणि। उन्होंने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म बिना लालच
के करो। जब आप निस्वार्थ भावना से कर्म करोगे उसका सकारात्मक फल आपको मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते से मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है अपने लोगों की समस्याओं को बुलंद आवाज में उठाना। वीआईपी नहीं बनेंगे, मेरे लोगों नहीं वीआईपी नहीं बनेंगे आप, अगर वीआईपी नहीं बनेंगे आप। अगर मेरे लोगों को सरोवर के टोल प्लाजा से मेरे आम लोगों को परेशानी है तो टोल प्लाजा के खिलाफ बोलना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तान देश दुश्मनों के लिए बोलना, उनके काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। मेरे को भी कई बार पाकिस्तान और आतंकवादी अलगाववादियों की थ्रेट्स और धमकियां आती हैं, लेकिन हम इनकी परवाह नहीं करते हैं। हम देश के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक अपने लोगों की आवाज बुलंद करूंगा। कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या करना है, मेरा क्या मिशन है। मैं अपने लोगों का सेवादार हूं। जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं 130 करोड़ लोगों का सेवादार हूं, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहरेदार हूं, तो हम क्यों नहीं। इसी प्रकार हम भी जम्मू कश्मीर की जनता के पहरेदार हैं, सेवादार हैं। हम भी जम्मू कश्मीर की जनता के पहरेदार हैं और सेवादार, पहरेदार बनकर हम जम्मू कश्मीर की जनता का काम करेंगे। बुलंद आवाज में अपने लोगों की परेशानियां मैं उठाता रहूंगा। मैं जब एमएलए था और हमारी गठबंधन सरकार थी, मैं उस वक्त भी असेंबली में भी जब सरकार कोई गलत फैसला लेती थी या सरकार का मुख्यमंत्री कोई गलत बयान देता था, मैं असेंबली के बीच में जंग करता था, लड़ाई करता था, संघर्ष करना अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की आवाज, अपने लोगों की बुलंद करना, ये मेरा धर्म है। ये मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मेरे को अपने धर्म और अपने कर्म को आगे बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं कृष्ण भगवान जी की उस गीता के उस श्लोक को मानता हूं कि व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ना चाहिए। मेरा काम है लोगों से मिलना, डट के मिलूंगा हर रोज। अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले हर दिन 1000 से ऊपर लोगों को मैं यहां मिलता था। मीडिया के आप जैसे मेरे भाई बहनें सबसे मैं मिलता हूं, क्योंकि आप सबके साथ काम करते हम बहुत सारी विषयों चर्चाएं जो करते हैं तो बहुत सारे समस्याओं की ओर भी हमारा ध्यान आता है। सब लोगों के साथ मिलना, क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, एक हमारा घर है, हम मिलजुल कर रहेंगे। यही तहजीब है हमारी और ये मेरी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने तमाम वो विषय जो सवाल सभी आपके थे वो सभी सवाल मैंने पूछे और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सभी लोग अपने हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद का कतई ये मतलब नहीं कि वैचारिक मतभेद पाकिस्तान की तरह हम एक दूसरे पर बंदूक तानना शुरू करेंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।